निखिल जी, मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा गाना उसी लेवल पे बांसुरी। मुझे एक बात बताइए कि वो पिता जिनकी 6 बांसुरियां आपने तोड़ी, जिसके बाद उन्होंने उनका आदेश था कि नहीं अब 6 तोड़ी तो 6 घंटे बांसुरी बजाओ। जी जी। घर जाकर के आपने उनको बताया कि आज मैं आर.डी. बर्मन के लिए गाना रिकॉर्ड करके आया हूँ। फिल्मी दुनिया का सफर शास्त्रीय संगीत वालों के लिए बहुत कठिन होता है, उसमें एंट्री करना। मेरा भाग्य हुआ, दो जो हमारे इंडस्ट्री के भगवान हैं वो एक साथ गा रहे थे, उन दोनों के साथ भी मैंने बजाया। रफ़ी साहब और किशोर दा, बने चाहे दुश्मन ज़माना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। अच्छा, उसमें भी मतलब आपकी ये तो है, आपकी मेहनत है ही, उसको मैं मतलब उसके हम बाद रफ़ी क्वेश्चन साहब नहीं गुजर करें। गए। लेकिन आपकी किस्मत भी बहुत बुलंद है, मैं ये कहना चाहूँगा। किशोर दा की मुलाकात मेरी बड़ी अजीब है। पंचम दा से पहले मैं किशोर कुमार को मिल लिया था। अच्छा। और उतना बड़ा सेटअप, लता जी बैठी हुई हैं, अमित कुमार बैठे हुए हैं, और फिल्म राजेंद्र कुमार बैठे हुए हैं, और उनके बेटे की पहली फिल्म का गाना रिकॉर्ड हो रहा है, याद आ रही है। तो उसका किशोर दा पूछ रहे जगजीत जी को, ये लड़के को कहाँ से पकड़ के लाया। उन्होंने मुझे बोला कि अरे इतना पतला है, बांसुरी कैसे बजाएगा, ताकत कहाँ से आती है। तो मेरा छाती नापने लगे वो। अच्छा। वो उनका हाथ बहुत बड़ा था। कई लोग मानते थे कि वो कंजूस है। दरअसल वो पसंद नहीं करते थे कि कोई उनका पैसा खा जाए। नाराज भी होते थे कभी वो किसी बात पे? वो इतने स्मार्ट थे, आधा गाना गा के बोले कि गला खराब हो गया। हाँ, मैंने ऐसे सुना है कि वो एक हाथ से वो स्टीयरिंग पकड़ते थे और एक हाथ से वो शायद गाड़ी का ही वो छत बजाया करते थे। जी जी जी। आप बैठे कभी आर.डी. बर्मन साथ उनकी मैं गाड़ी? बैठा आर.डी. बर्मन को तो पीछा किया गाड़ी लेके। आर.डी. बर्मन बहुत खतरनाक गाड़ी चलाते थे, मगर किशोर दा को उस दिन पकड़ नहीं पाए। 5 मिनट में पूरा गाना बना, और सिटिंग रूम में जावेद अख्तर साहब आए थे, उन्होंने भी 5 मिनट में पूरा गाना ऐसे ही लिख दिया। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे दा 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 दा, जैसे ये जैसे वो, जैसे खिलता हुआ फूल, जैसे बहता पानी, जैसे ये, वो एक प्रोज की तरफ बोलते चले गए। जावेद साहब भी कमाल है। तो बातचीत में आपने बैकग्राउंड स्कोर के लिए भी मेरे ख्याल में पूरा पूरा गाने सब पानी रे सब पानी पानी रे वगैरह, चप्पा चप्पा चरखा चले, छोड़ाए हम वो गलियां। जब इंस्टाग्राम की दुनिया नहीं थी तभी भी कोलैबोरेशंस तो हुआ ही करते थे, बस उन्हें कोलैब नहीं कहा जाता था। आज खबरगांव के स्टूडियो में जो मेहमान तशरीफ़ लाए हैं, उनके कोलैब्स अगर आप सुन लेंगे तो आपका सिर चकरा जाएगा। आर.डी. बर्मन, गुलजार, विशाल भारद्वाज, और भी कितने नाम मैंने मिस कर दिया था। किशोर कुमार, किशोर दा हमारे ग्रेटेस्ट। अगर हमने ये सारे नाम गिनवाने शुरू कर दिए तो मुझे लगता है कि ये इंट्रोडक्शन में ही हमारा पूरा इंटरव्यू और आपका स्केड्यूल में जितना टाइम आपने अलाउ किया पूरा हो जाएगा। आज हमारे मेहमान हैं पद्मश्री रोनू दा। रोनू मजूमदार आपका नाम है, असली नाम कुछ और था, लेकिन अपने करियर में इन्होंने जो बहुत सारी चीज़ों का संचय किया है, कला का, धन का, संपत्ति का और दर्शकों के प्यार का, उसके साथ में एक नया नाम भी आपको मिला है। तो ये सारी चीज़ें हम जानेंगे आपसे। दादा, सबसे पहले हमें इस बात को लेकर के बड़ा विस्मय है, बड़ी खुशी है कि अभी 1 ही साल हुआ है हमें काम करते करते, और उसके बावजूद आपने अपने स्केड्यूल में हमारे लिए टाइम निकाला, आप हमारे स्टूडियो तक आए। बहुत बहुत स्वागत है आपका। निखिल जी, मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत खुश हूँ आके। दादा, पहली चीज़ तो हमको यही जाननी थी कि इंसान की एक आप ये कह लीजिए उसकी आदत होती है हिंदुस्तानी आदमी की कि नाम में वो पहचान भी खोजता है ना। तो रोनू मजूमदार, आप अब आपके सारे डॉक्यूमेंट्स महाराष्ट्र के हैं,
एक संबंध आपका बनारस से है, लेकिन आपके नाम की ध्वनि बताती है कि बंगाल से संबंध है, तो वो क्या, ये ट्रायंगल कैसे बना है? ये ट्रायंगल की स्टोरी तो हिंदुस्तान पाकिस्तान से शुरू होती है। अच्छा। हाँ, 1947 1947 में जब देश का बंटवारा हुआ तो मेरे पिताजी वो ईस्ट बंगाल से वेस्ट बंगाल जो सब बंगाली लोग भाग के आ रहे थे, तो वो भाग के आए मगर वहाँ वो ठहरे नहीं, वो चले गए बनारस, क्योंकि हम लोग हैं जमींदार लोग ओरिजिनली, मैं ख़ानदानी कलाकार नहीं हूँ। अच्छा। तो उनको हमारे जो पैलेस था हमारा, हम लोग पहले बहुत बड़े जमींदार हुआ करते थे। कहाँ था पूर्वी बंगाल? फरीदपुर, अच्छा। ईस्ट बंगाल। फरीदपुर में हमारा पैलेस था और बहुत बड़े आदमी थे हम लोग, जो हम लोग पार्टीशन में बर्बाद हो गए। तो वो पैलेस में बनारस के भी कुछ कलाकार, बड़ी मोतीबाई, ये लोग आए थे, ऐसा पिताजी बोलते थे। उनको बनारस का बहुत ये था, तो बनारस चले गए। वहाँ वो काली कि मैं यहाँ 4 लोगों को जानता हूँ तो वहाँ जाना ठीक रहेगा। नहीं, बस उनको ये था कि उन कलाकारों के बीच में रहूंगा। जानते किसी को नहीं थे। अच्छा। जानते किसी को नहीं थे और उनको भी कोई नहीं जानता था। वहाँ जाके उन्होंने ज़िंदगी की शुरुआत की। बहुत बड़े पेंटर थे, काम मिलने लगा उनको। बहुत बड़े होम्योपैथिक के डॉक्टर थे, मगर शौकिया बांसुरी भी बजाते थे। पन्नालाल घोष के शिष्य थे, जो बांसुरी को जन्म दिए, मतलब जन्म इन द सेंस ये लोक संगीत का वाद्य है, इसको क्लासिकल में लेके आए पन्नालाल घोष। तो उनसे शागिर्दी भी की उन्होंने। तो इसी तरीके से मेरा बंगाल, बनारस और फिर बॉम्बे भी बताऊंगा कि मैं कैसे आया। हाँ, मैं यही जानना चाहता था कि जैसे बनारस में तो कला और संगीत के लिए, मतलब वो ऐसी जगह है जो वो घर की तरह लगता है कई कलाकारों को, जो बनारस के हैं, जो बनारस के नहीं भी हैं। बिस्मिल्लाह खां का शहर है वो। संकट मोचन मंदिर में हर साल जलसा होता है, पूरी दुनिया से कलाकार वहाँ पे पहुँचते हैं और लोगों की एक इच्छा होती है कि मेरा कोई बनारस कनेक्शन कहीं से निकला है। आप उसी बनारस में थे और जैसे आपने बताया आपके पिता भी कला में मानते थे और फिर आप तो कलाकार हो ही गए। परिवार का बम्बई आना कैसे हुआ? परिवार का बम्बई आना होम्योपैथिक के वजह से हुआ। होम्योपैथी जो है, उस ज़माने में ऐसा था कि बंगाली डॉक्टर लोग ही अच्छे होते हैं और दूसरे अच्छे नहीं होते हैं। तो डॉक्टर मुखर्जी जो दादर माटुंगा में थे बम्बई में, उन्होंने, वो और पिताजी एक दूसरे को गुरु मानते थे कि तू कुछ बता होम्योपैथी में। तो उन्होंने कहा कि भानु, मेरे पिताजी का नाम था, भानु तू बम्बई आ जा, बम्बई में ज़्यादा डिमांड है। तो 73 में जब मैं 10 साल का था, हम लोग बम्बई आ गए पिताजी के साथ। पर वो डॉक्टरी के पेशे के लिए ही जाना हुआ था? मेरे लिए नहीं, मगर मेरे लिए वो ब्लेसिंग बन गया। ब्लेसिंग बन गई, क्योंकि सपनों का शहर तो बम्बई है। तो फिर वो परिवार बम्बई जाता है और उसके बाद में वहाँ पे भी उन्होंने पहले प्रैक्टिस ही की होगी होम्योपैथी की? हाँ, वहाँ जाके फिर उनका पेंटिंग बंद हो गया। अच्छा। और वो पूरी तरह अपने प्रोफेशन में लग गए और होम्योपैथिक में लग गए। और मुझे, उनको मालूम पड़ गया, फिर बाकी की पढ़ाई वहाँ शुरू की मैंने, मगर उनको लग गया कि ये पढ़ाई वढ़ाई करेगा नहीं, ये बांसुरी ही बजाता रहता है और इसको गुरु, अब जितना मैं सिखा सकता हूँ मैं सिखा चुका हूँ, इसको गुरु दिलवा दूँ। तो उन्होंने फिर मुझे पंडित विजय राघव राव, जो बांसुरी के बहुत बड़े, जिनको हरिप्रसाद जी भी मानते थे, उनके पास मुझे ले गए और मेरे शिष्यत्व ग्रहण की मैंने। 1975 में मैं उनका शिष्य बन गया, 12 साल की उम्र में। तो 12 साल की उम्र में जब आप शिष्य हो गए उनके, तो वो मतलब आपके लिए, एक तो पहले पिता से सीखना तो एक मतलब वो कभी डांटते भी होंगे, कभी वो प्यार से भी समझाते होंगे, लेकिन गुरु एक अनुशासन के साथ में ही अपने स्टूडेंट को कोई चीज़ बताता है। तो वो 12 साल, और ये गुरु शिष्य परंपरा वैसा वाला रिलेशन था, या जैसे आज हम देखते हैं कि हम जा कर के क्लासेस होती हैं फॉर अ नंबर ऑफ आवर्स एवरी डे? कोई क्लासेस नहीं, गुरु शिष्य परंपरा और उस परंपरा के लिए कभी एक नया उन्होंने पैसा मुझसे नहीं लिया। अच्छा। और ना ही मैंने उनको कुछ दिया। उनका एक ही था गुरु दक्षिणा कि अच्छा बजाओ नहीं तो निकल जाओ। सख्त थे काफ़ी? बहुत। मुझे घर से निकाल दिया था। क्या किया था आपने? मैं आपको बांसुरी में दिखाना चाहता हूँ प्लीज। हम लोग ये 7 होल टेक्निक बजाते हैं, मतलब ये छोटी जो कानी उंगली है इसका भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये मुझसे ठीक से बज नहीं रहा था। अच्छा। तो बोले कि अभी सानी दबा माँ पता नहीं सानी दबा, बोले इस तर्जनी, ये जो उंगली है उतनी फास्ट ये भी चलनी चाहिए। और मेरे से चल नहीं रही थी, मैं 13 साल का था।
बोले निकल जाओ, अभी ये बराबर होगा तो ही आना। मैं रोते रोते घर गया उल्लासनगर। पिताजी बोले चिल्ला मारो। चिल्ला मारना माने क्या चिल्ला मारना मतलब रट्टा मारना, एक हठ योग की तरह है। 40 दिन एक ही आसन, कुश आसन में बैठ के 40 दिन एक ही सब्जेक्ट को 4 घंटे रोज बजाना एक ही समय में। तो मैं 6 बजे बैठता था, 10 बजे उठता था और हाथ सूज गए थे मेरे, एक ही चीज़ बजाता था मैं आपको बजा के सुना रहा हूँ। सानी दा पा मापा 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 मापा। आप इस अंगुली की तरफ देखिएगा, उसकी स्पीड आपको इससे कम नज़र नहीं आएगी, छोटे वाली की, और उसकी छेद यहाँ है। तो ये स्पीड आज भी मेरे पास है, और चिल्ला मारने की वजह से वो चीज़ आपकी सिद्ध हो जाती है, आप उसके लिए जाने जाते हैं। फिर लोगों ने बोलना शुरू कर दिया कि ये छोटी वाली उंगली रोनू मजूमदार जैसा कोई इस्तेमाल इतना अच्छा नहीं कर पाता है। तो आप जब गुरुजी के पास गए और आपने उनको बजा के दिखाया तो उनका रिएक्शन क्या था? मैं 40 दिन के बाद पहुंचा तो दरवाज़ा उन्होंने ही खोला। अच्छा। बहुत खूबसूरत थे, सफ़ेद लुंगी सफ़ेद कुर्ता में निकल आए, ऐसे देखा मुझे और करके हंसे। अच्छा। उनको लग गया कि तैयार करके आया है, नहीं तो इसके आने की हिम्मत नहीं होती। अरे आओ आओ आओ। आके कुछ मैंने बोला नहीं, बांसुरी निकालो, बांसुरी निकाला, बजाओ। मैंने कुछ आओ देखा न ताओ, सानी दबा पता नहीं, सानी दबा पता नहीं, सानी दबा पता नहीं, सानी दबा पता नहीं, मापदानी 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 मापदासा 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 करके मैंने पीस डाला, एकदम पिसाई बोलते हैं ना जैसे, गले लगा लिए। बस अब आगे बढ़ो, अब राग पे जाएंगे, अब राग सिखाऊंगा। अच्छा, ये शुरुआत थी? ये शुरुआत में ही पीस दिया उन्होंने मुझे। तो फिर इसके बाद फिर आपने उनसे सीखा प्रोफेशनली, है ना, और वो एक चक्र पूरा होता है। लेकिन वहाँ से आप एक मतलब बांसुरी के अनुशासन में आपकी ट्रेनिंग हुई होगी। फिल्मी दुनिया में कैसे एंट्री हुई? फिल्मी दुनिया का सफ़र शास्त्रीय संगीत वालों के लिए बहुत कठिन होता है, उसमें एंट्री करना। और मगर मेरे लिए उतना कठिन नहीं रहा, क्योंकि मैं ऑल इंडिया रेडियो कंपटीशन में फर्स्ट आया था। अच्छा। 1980 में। तो उसमें रविंद्र जैन भी उस कार्यक्रम में आए थे जब हम लोग को पुरस्कार दिया जा रहा था। तो उसमें आर.डी. बर्मन के जो खास थे, डी.एम. टैगोर, जो तारशनाई बजाते थे, जो गाइड फिल्म में तारशनाई बजाए, वो भी आए हुए थे। तो उन्होंने बोला पंचम को बांसुरी की बहुत ज़रूरत है। वो एक कंपटीशन में? हाँ। जब आपको पुरस्कार मिल रहा था? नहीं, वो पुरस्कार में रविंद्र जैन ने मुझे बुलाया। तो वो किशोर दा का गाना था, ना जाने कब कैसे मिल जाते हैं, वो गाना जो किशोर दा का और हेमलता का डुएट है जी। तो उस गाने में ये डी.एम. टैगोर आए थे। उन्होंने मुझे बोला कि अरे इतना पतला है, बांसुरी कैसे बजाएगा, ताकत कहाँ से आती है। तो मेरा छाती नापने लगे वो। अच्छा। वो उनका हाथ बहुत बड़ा था, उनके हाथ में मेरा पूरा छाती आ गया। तो वो लेके कल आओ, मैं तो होटल में रहता हूँ, मेरा घर नहीं है, मेरा बेटा मुझे देखता नहीं। मैं होटल में मानसरोवर में गया, सीधा आर.डी. बर्मन के पास ले गए, और उतना बड़ा सेटअप, लता जी बैठी हुई हैं, अमित कुमार बैठे हुए हैं, और फिल्म राजेंद्र कुमार बैठे हुए हैं, और उनके बेटे की पहली फिल्म का गाना रिकॉर्ड हो रहा है, याद आ रही है। तो उसका तो आप एकदम से चकित रह गए होंगे कि मैं यहाँ, मैंने इतना बड़ा सेटअप कभी लाइफ में सपने और में इतने ही बड़े देखा स्टार्स आप सामने देख रहे हो। और जो सेटअप जो होता है, ऑर्केस्ट्रेशन, इतना 50 वायलिन, 10 चेलो, 10 वियोला, 4 चेलो, डबल बेस, अपराइट बेस, और ये सब 4 गिटार, और ये 100 म्यूजिशियन का ऑर्केस्ट्रा बैठा हुआ है, लता जी बैठी हुई, ये पूरा कंडक्टर मनोहरी सिंह खड़े हुए हैं, मनोहरी दा। और देख के एकदम मैंने बोला मैं कहाँ आ गया।
और पंचमदा के पास बैठा मैं जाके, टैगोरदा बोले कि बांसुरी वाला लाया हूँ मैं, सुन लो। तो पंचमदा जैसे जीनियस ने कहा कि राग खमाज आता है तुमको? मैंने कहा हाँ। बजा के सुना है मैंने। बैकग्राउंड म्यूजिक कभी बजाया? मैं बोला नहीं। बोले नोटेशन आता है लिखना? मैंने बोला हाँ। और खमाज सुन के इतना खुश हो गए, राजू इधर आ। राजू मैसेंजर जो मैसेज देता है सब म्यूजिशियन को, बोले सारा मेरे रिकॉर्डिंग का डेट इसको दे दे। तब से मैं उनके पास परमानेंट हो गया। मैं अपना रियाज भी करता था क्लासिकल का और पंचमदा के रिकॉर्डिंग बजाता था। अच्छा, ये आपका पहला मतलब ब्रेक था? याद आ रही है? याद पहला आ रही गाना है। बजाया आपने उसमें बजाया, आपने रिकॉर्ड भी किया। क्या हमारे दर्शक सुन सकते हैं एक बार आपके हवाले से? उसकी जो इंट्रो की पीस थी वो मैं बजा के सुना रहा हूँ। जी। ऐसे चलता रहा। और वो गाने के बाद जो कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास मेरे अंदर आया, फिर तो कई गाने मैंने 93 तक मैंने उनकी सेवा की। लास्ट गाना भी 1942 लव स्टोरी भी मैंने बजाया। वहाँ तक भी हम जाएंगे। मुझे एक बात बताइए कि वो पिता मतलब जिनकी 6 बांसुरियाँ आपने तोड़ी, जिसके बाद उन्होंने, उनका आदेश था कि नहीं अब 6 तोड़ी तो 6 घंटे बांसुरी बजाओ। जी जी। शौकिया जो बांसुरी बजाते थे, जब आप घर जाकर के आपने उनको बताया कि आज मैं आर.डी. बर्मन के लिए गाना रिकॉर्ड करके आया हूँ, तो मतलब उस पिता की खुशी अगर आप डिस्क्राइब कर सके हमारे क्योंकि ये बहुत लोगों का सपना होता है कि आई वांट टू मेक माय फादर प्राउड। अब रहे नहीं पिताजी, वो इजी चेयर आराम कुर्सी में बैठते थे, तो दाढ़ी थी टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर की तरह लगते थे। मैं जाके पाँव छुआ, मैंने बोला आज बहुत अच्छा हुआ बाबा, आज आर.डी. बर्मन पंचम। अरे आंख में आंसू आ गया। बोले क्या भाटियाली उसके पिता ने गाया है। वो आर.डी. बर्मन से सचिन देव बर्मन को याद करने लगे और अपनी दोस्ती सचिन देव बर्मन के साथ उनकी जो थी, अच्छा, तो वो याद करने लगे। अच्छा, उनको भी क्योंकि शौक था ही बांसुरी का, बजाते ही तो थे, तो क्या उनका भी कोई ब्रश विद सिनेमा कभी भी रहा था, मतलब इन हिज डेज इन बॉम्बे? मेरे पिताजी का? जी नहीं। इतना ही था कि लता जी, आशा जी उनसे होम्योपैथी की दवाई लेती थी। अच्छा। अपने गला को अच्छा रखने के लिए, और पिताजी को बहुत सम्मान, यहाँ तक कि आशा भोसले जी मेरे घर भी आई थी और आर.डी. बर्मन भी आए थे। ये सब होने के पहले? नहीं, ये सब होने के बाद। अच्छा जी। तो पिताजी की जो फिल्म इंडस्ट्री में जो इतनी कदर होने लगी उनके मेडिसिन की, वो मेरी वजह से हुई। अच्छा, कि ये रोनू के पिताजी हैं, इनसे मिलना चाहिए। हाँ, क्योंकि सब लोगों को मैं बोलता ही था कि मेरे पिताजी होम्योपैथिक डॉक्टर हैं। हाँ। तो बहुत लोग दवाई लेते थे। ओपी नैयर भी लेते थे। हाँ। ओपी नैयर तो सीखते भी थे। अच्छा, दवा लिखना उनसे? हाँ, क्योंकि ओपी नैयर खुद भी होम्योपैथिक डॉक्टर थे, मगर खुद ही पढ़ पढ़ के, खड़िया छाप डॉक्टर जो बोलते हैं। मैं नैयर साहब का अपमान नहीं कर रहा हूँ, मेरा मतलब है कि वो किसी कॉलेज में नहीं गए थे। अच्छा। मगर उनका दिलचस्प इंटरेस्ट था? नहीं, मेट्रिया मेडिका पढ़ते थे। डॉक्टर हैनीमैन ने जो का बुक है मेट्रिया मेडिका, जिन्होंने होम्योपैथिक का आविष्कार किया, वो पढ़ते पढ़ के मगर वो पिताजी से पूछते थे, दादा मोनी भी पूछते थे। हाँ। अशोक कुमार पिताजी को बहुत मानते थे। मतलब मुंबई जाना उनके लिए हर तरह से एक अच्छा फैसला रहा, नहीं? बहुत बहुत।
आपके लिए तो रहा ही, मतलब उनके आपसे- लिए भी उनकी जो कदर हुई बॉम्बे में। वो बनारस में शायद नहीं, बनारस में लोगों को आयुर्वेद पे ज्यादा था भरोसा, और एलोपैथिक तो एंड टाइम में लेना ही पड़ता है। जो ऑपरेशन ये वो सब तो जी। एलोपैथी का हिस्सा जी, है। जी। कोई भी सर्जरी हो, काट छाट हो, तो वो होम्योपैथी का इतना नहीं था। तो आर.डी. बर्मन के लिए आपने बांसुरी बजाई, जी। है ना, याद आ रही से आपका एक तरह से पदार्पण होता है सिनेमा की दुनिया में। लेकिन एक लंबा टाइम हमने देखा है कि आप ऐसी बुलंद किस्मत आप लेके आए कि आप मोहम्मद रफ़ी के साथ भी आपने काम कर लिया, उनके साथ आपको 2 कुछ वक्त गाना। मिल गया, और उसके बाद में फिर वहाँ से लेके अभी तक, मतलब टिल सोनू निगम, मतलब हम देख ही रहे हैं कि आप गानों में अब शरीक होते रहते हैं, अरेंजमेंट का हिस्सा होते हैं, लाइव परफॉर्मेंस तो देते ही रहते हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि आपका लेकिन संपर्क किशोर कुमार से भी खूब रहा, और आपके जितने अपीयरेंसेस हमने मीडिया में देखे हैं उसमें बड़ा रस लेकर आप आर.डी. बर्मन के बारे में बात करते हैं, जिनके बारे में हम करेंगे ही, और दूसरा नाम बार बार किशोर कुमार का आता है। किशोर कुमार से पहली मुलाकात आपकी कैसी थी? किशोरदा की मुलाकात मेरी बड़ी अजीब है। पंचम दा से पहले मैं किशोर कुमार को मिल लिया था, अच्छा। और मैं उनका बहुत बड़ा भक्त भी हूँ। बाय द वे, मैं 6-7 साल की उम्र से उनको सुन रहा हूँ। कभी मैंने सोचा नहीं था कि ये आदमी को मैं देखूंगा, कभी नहीं। मगर मैं जगजीत सिंह गजल सम्राट जो थे उनके साथ भी बजाता था। तो 74, 5, 6, 7, 78 मैं 15 साल का था, और मैं जगजीत सिंह का एक शो बजा रहा था रंग भवन बम्बई में, और वो किशोरी अमुनकर ने वो प्रोग्राम दिया था। अरे वाह। और किशोरी ताई को देख के थोड़ा उस दिन जगजीत जी थोड़ा नर्वस हो गए थे, क्योंकि क्लासिकल की इतनी बड़ी गान साम्राज्ञी किशोरी अमुनकर कौन है, तो वो ये भी गजल सम्राट कोई भी है। नर्वस हो ही जाएगा उनके उनको सामने। देख के थोड़ा, खाली मैं नर्वस नहीं होता था, अच्छा। क्योंकि मेरा थोड़ा माँ बेटे का रिश्ता था। सचमुच मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, मगर मुझे किशोरी ताई को देख के नर्वस नहीं होता था। हम लोग ताई बोलते हैं मुंबई में। तो किशोरी ताई बैठी थी, और वो किशोरी ताई को किशोरदा भी बहुत मानते थे। किशोरदा को इनवाइटेड थे, वो किशोरदा आए थे, और मैं प्रोग्राम में, हाँ, सुनने के लिए, गाने के लिए नहीं। तो किशोरदा सामने बैठे थे, और बड़ा अच्छा वो पैजामा कुर्ता नहीं पहनते, पैंट और कुर्ता पहनते थे। थोड़ा अलग उनका स्टाइल था किशोरदा का। वो भी एसेंट्रिक आदमी थे। एक्सेंट्रिक आदमी थे, और वो फर वाली टोपी पहने हुए थे। तो गाना खत्म हुआ, प्रोग्राम खत्म हुआ, बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। लोग बेवजह उदासी का सबब पूछेंगे, और ये भी पूछेंगे कि तुम इतने परेशान क्यों जी। तो उसमें मैंने वो दर्द का सैलाब ऊपर वाले ने मेरे हाथ से ला दिया। तो वो बोले, अरे जगजीत, क्या गाया तूने आज? ये लड़के को कहाँ से लाया? अच्छा, उन्होंने मतलब फ्लूट भी ध्यान से सुनी थी पूरा। किशोरदा पूछ रहे जगजीत जी को, ये लड़के को कहाँ से पकड़ के लाया? तो बोला, अरे ये मिल गया मुझे किसी प्रोग्राम में, बड़ा सुरीला है, बंगाली है। तो किशोरदा मुझे बंगाली में बोलते, एक दिन तो के पंचम में जो ने बजाते हवे, मतलब एक दिन तुमको पंचम के लिए बजाना पड़ेगा। अच्छा। उन्होंने भविष्यवाणी उसी वक्त कर दी, और 2 साल के अंदर सचमुच में पंचम के वहां पहुंच गया। तो किशोरदा का जो तारीफ मुझे मिला, वो फिल्म इंडस्ट्री में कोई गाना बजाने से पहले ही मिल गया था। अच्छा। जगजीत सिंह की वजह से। फिर तो किशोरदा का अगर तुम ना होते, और क्या क्या गाने, मैं थक गया हूँ, मुझे सोने दो, कितने गाने, और खयाम साहब के वहाँ भी मैंने बजाया, बाहों में हमने आपकी सपने सजाए हैं। आहा, गाते थे तो भगवान आता था। एक और चीज़, क्योंकि हम किशोरदा की बात कर ही रहे हैं अभी, मैंने आपके इंटरव्यूज़ में ये बात भी खूब सुनी, मैं चाहता हूँ कि थोड़ा उस पर यहाँ पर आप और रोशनी डालें। आपका ऐसा कहना है कि जैसे अभी आपने बताया कि अगर किशोरी आमोनकर हैं स्टेज पे, तो जगजीत सिंह थोड़ा सा उनमें एक हिचक आ जाती थी कि मैं कितने बड़े आर्टिस्ट के सामने हूँ, लेकिन किशोरदा के साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। इनफैक्ट उनके रहते दूसरे लोग मतलब बीट हो जाते थे इन सिंगिंग।
या ऑरा आप उसको कह लीजिए, जैसे आजकल ऑरा का बड़ा चलन चलता है इंस्टाग्राम पे, तो मतलब वो क्या चीज़ थी? मुझे लगता है कि एक छोटा बच्चा को अगर ब्लैक कोबरा सांप के साथ खेलने दिया जाए तो वो खेलेगा, क्योंकि उसको मालूम नहीं है कि ये खतरनाक है। किशोरदा वो बच्चा थे, उनको मालूम ही नहीं था कि वो क्या है, इसीलिए वो बचपना उनके अंदर था। वो भगवान है, भगवान का वॉइस है, उनको मालूम नहीं था या मालूम था, ये सब रहस्य है। और उनको मां का आशीर्वाद था, जैसा अमित कुमार ने मुझे बताया। उनके बेटे, हाँ, गौरी जी, उनकी माता जी का नाम था गौरी प्रसन्न गांगुली। गौरी कुंज मकान का भी नाम अच्छा, रखा माँ था। के नाम पे घर माँ के नाम पे घर। तो माँ का आशीर्वाद था कि तू जहां भी आ करेगा कोई ठहरेगा नहीं तेरे सामने, और कोई ठहरता नहीं था भाई साहब। मैंने रफी साहब को भी देखा, रफी साहब महान है, मगर किशोर दा को कोई बीट नहीं कर सकता था। बोलते हैं ना वो, जैसे भीष्म पितामह का जब बाढ़ चलेगा तो कोई ठहरेगा नहीं, तो ये भीष्म पितामह थे गाने बजाने के। आप ये देखिए, पंडित भीमसेन जोशी भारत रत्न, उनसे बड़ा गायक भूतो न भविष्यति, ना पहले हुआ ना बाद में होगा, वो भी किशोरदा के फैन थे। अब कहाँ क्लासिकल के भीमसेन जोशी जी, कहाँ किशोर कुमार। और उनके कितने इंटरव्यू में है कि मैं चिंगारी कोई भड़के सुन के ऐसा लगा कि अच्छा हुआ ये क्लासिकल नहीं गाया, नहीं तो हम लोगों का क्या होता। तो आप सोचिए कि फिर किशोर कुमार क्या चीज़ है। और ये बाकी, और ये दुनिया मानती थी, है ना, जब दुनिया इतना मानती थी। आप सोचिए कि स्वर कोकिला माँ सरस्वती खुद किसी का इंटरव्यू लेगी? नहीं, नहीं लेगी, नहीं लिया किशोर कुमार के अलावा। किशोरदा चले जाने से लास्ट इंटरव्यू उनका लता जी ने लिया, वो आज भी नेट पे है, जिसमें किशोरदा बोल रहे कि उससे मालूम पड़ता है उस इंटरव्यू से कि वो भगवान से डायरेक्ट कनेक्शन था। उसमें वो बोल रहे हैं कि अभी मेरा अच्छा समय चल रहा है, मुझे चले जाना चाहिए। अच्छा, वो बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब लोग आपको किनारे कर दें और फिर आप जाएं। He wanted to go when he is on top, and वही हुआ। अच्छा, एक और अगेन किशोर कुमार से जुड़ी चीज़ मैं आपसे जानना चाहता हूँ। जैसे मैंने देखा कि शायद जो फिल्मी दुनिया से या जो संगीत की दुनिया से जुड़े हैं उन लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन नई नहीं होगी, लेकिन मेरे लिए तो नया था, क्योंकि मैंने आपके मुख से ही बात बार बार सुनी कि मतलब उनकी पर्सनालिटी में जितनी चीज़ें आप कह लीजिए ऑड थी या नई थी या आम लोगों से थोड़ी सी अलग थी, उसमें से एक चीज़ थी कि कई लोग मानते थे कि वो कंजूस हैं, और आपने ये दोनों चीज़ें कही कि हाँ वो थे भी, लेकिन वो ऐसी जगहों पर ध्यान भी रख लेते थे। मतलब कितने ही काम उन्होंने बिना पैसे लिए भी किए। तो वो क्या मतलब उनके पर्सनालिटी का ये चीज़ हिस्सा कैसे बनी? दरअसल वो पसंद नहीं करते थे कि कोई उनका पैसा खा जाए। क्या ऐसे कोई इंसिडेंट्स हुए थे उनके साथ? हुए थे ना, कि किशोर कुमार का पैसा खा लिया लोगों ने? खाने तो दिया नहीं उन्होंने, वो बहुत स्मार्ट थे। खाने का कोशिश किया, अच्छा, मगर खाने दिया नहीं। खाने क्या देंगे, वो इतने स्मार्ट थे, आधा गाना गा के बोले कि गला खराब हो गया। अच्छा, क्या कोई ऐसा कोई वाकया आप शेयर कर सकते हैं और किसी महान हस्ती का परिचय में दे सकते हैं जिन्होंने किशोर कुमार का पैसा मारने की कोशिश की? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, किशोर कुमार खंडवा से हैं भाई, और अब हम लोग भी मध्य प्रदेश से आते हैं, तो मेरी संवेदनाएं थोड़ी सी उनसे जुड़ी हुई है कि कौन हमारे ये साउथ का कोई डायरेक्टर था, वो उनको नाम तो याद नहीं, वो उनका पैसा नहीं दे रहा था। अच्छा, तो ये मद्रास पहुंच गए, उस वक्त चेन्नई नहीं बोलते थे। हाँ, तो फिर किशोरदा बोले कि अभी तभी उसमें हीरो का काम कर रहे थे। अच्छा, एक्टर भी थे और वो हाँ, तो बोले कि बहुत बोला किशोरदा ने कि लास्ट शॉट चल रहा है, पैसा दे दे भाई, मगर दे ही ना। किशोरदा होटल से
आए सेट पे तो आधा सर मुड़वा दिया और बोला कि अरे क्या किया आपने, शूटिंग बाकी है। बोला आधा पैसा दिया तो आधा बाल। इतना एक्सेंट्रिक थे वो, मतलब ऐसा ऐसा काम करते थे। और दानी पुरुष कितने थे वो तो उसका तो किस्सा मेरे साथ ही हुआ। प्लीज। आपको तो मालूम है कि वो सुनाई है आपने कि वो स्टूडियो में आके किसी से बात किए बगैर पहले जाते थे सिंगर बूथ की तरफ, और वहाँ जाके वो प्रणाम करके फिर वो मस्ती मजाक शुरू करते थे बहुत ज़्यादा। और इतना मस्ती करते थे, इतना कॉमेडी करते थे, इतना लोगों की नकल उतारना, और इतना हंसाते थे कि लोग अपना गाना भूल जाए, और इनको अपना याद रहता था, ये ठीक गा देते थे। लता जी भी उनसे इस बात से डरती थी कि अच्छा, ये प्रैक्टिस वगैरह? प्रैक्टिस तो करके आए थे पिछले जन्म में, गाना उनको सिखा दिया, फिर वो नहीं भूलेंगे, दूसरा भूल जाएगा। तो उस दिन वो घुसे और गए नहीं, और मेरी तरफ आ गए। मेरी तरफ आके बोले कि मैं प्रैक्टिस कर रहा था। क्या बजा रहा है? मैंने कहा मैं पीलू बजा रहा हूँ। बोले मत बजा पीलू, राग की बात हो रही है। हाँ मुझे दुख होता है। पहाड़ी बजा, पहाड़ी। तो मैंने बोला हाँ दादा। मैं हंस पड़ा। मैंने बोला यार ये पीलू से इनको रोना आता, और पीलू तो बजाते हैं हम लोग। तो एक डेट मुझे बोला कि वो 25 तारीख तू मेरे साथ लाइव स्टेज में बजाएगा। अब वही बात आ गई कि बच्चे को क्या मालूम कि ब्लैक कोबरा क्या है। वही बात आ गई। मैं तो था बच्चा, मुझे किशोर कुमार से कैसे बात करना है इसकी तमीज शायद नहीं थी। मैंने बोल दिया दादा मैं स्टेज में नहीं बजाता हूँ, ऑर्केस्ट्रा पार्टी में नहीं बजाता हूँ, मैं क्लासिकल आर्टिस्ट हूँ। प्रोग्राम करता हूँ मैं, मैं खुद के प्रोग्राम या रिकॉर्डिंग। या फिर रिकॉर्डिंग। बस मना कर दिया किशोर कुमार। मैंने मना, किशोर कुमार को मैंने मना किया। इतना मैंने बदतमीजी किया। दूसरा कोई उनके जैसा सुपरस्टार सिंगर थे ना, उनसे आगे तो कोई नहीं था, ना कोई होगा, ना कोई हुआ है अभी तक। वो नाराज होने की बजाय मुझे बोल रहे हैं बजाएगा नहीं तो पूजा कैसे होगा, दुर्गा पूजा कैसे होगा, मेरे जैसा कंजूस फ्री में गा रहा है। खुद को ही बोल रहे हैं कंजूस, मतलब कंजूस तो थे नहीं। और आप मानिए उस जमाने में 83 या 84 के बिगिनिंग की बात है, षणमुखानंद हॉल बंबई का ओवर क्राउडेड, हजारों के टिकट बिके। स्टेज में ही उन्होंने करीब 35 से 40 लाख रुपए उस जमाने में, जो आज के कम से कम 7-8 करोड़ होगा, उन्होंने दान कर दिया मेरे सामने। अमरकंटक फिल्म का गाना चीता थे सौंप शेष, मतलब इतना मान अभिमान, जलसी, हिंसा, अभिमान, गुस्सा करते हैं हम लोग, और चिता में जलते हुए सब खत्म हो जाता है। ये गाना गाते वक्त वो आंसू, उनको रोते हुए मैंने देखा है किशोर कुमार को। अजय दास से बोले कि ऐसा गाना गवाता है और पैसा भी देगा, पागल है क्या? आंसू पोंछते पोंछते घर चले गए किशोर दा, एक पैसा नहीं लिया। वो बच्चे की तरह इनोसेंट थे। कोई उनका पैसा मार दे ये उनको पसंद नहीं था। किसी के पास पैसा नहीं है तो पैसा दे के चले जाते थे। अच्छा, मतलब जैसे वो कंजूस नहीं थे, बस ही वाज केयरफुल विद मनी, ये बोलना। केयरफुल, ही डिडंट लाइक पीपल डूइंग इनजस्टिस विथ हिम। उनके साथ कोई अन्याय करे इसके खिलाफ थे वो। आप देखिए सुषमा श्रेष्ठ गाई, उसका गाना तेरा मुझसे है पहले नाता कोई, उसका ओके करवा दिया, बोल दिया कि इसको डब मत करो, अच्छा गाई है। तो नए लोगों को इतना। अच्छा, वो किशोर कुमार की आवाज में उन्होंने कहा कि नहीं इनका ही आप ओके कर दीजिए नहीं, फिल्म में? लेडीज का पोर्शन, अच्छा, फीमेल लड़की का पोर्शन सुषमा ने गाया। सुषमा श्रेष्ठ किशोर दा के साथ डुएट है, तेरा मुझसे जी हाँ। पहले नाता कोई, रा 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 रा। तो उसमें ऐसा किशोर दा गाया कि देखिए रोंगटे खड़े हो गए मेरे। मतलब ऐसी आवाज, वो मर्दानी आवाज कहां से लाएंगे आप? भगवान था।
मैं एक जानना चाहता हूँ कि जैसे उनके खिलंदड़ अंदाज के बारे में आपने बताया है ना, उनकी एक ये पैसे को लेकर के जो उनका आग्रह था उसके बारे में आपने बताया। मैं एक आर्टिस्ट और एक सिंगर के बीच की जुगलबंदी का भी एक किस्सा सुनना चाहता हूँ कि आपको किशोरदा के साथ काम करना था और आपको लगा और जब आपने महसूस किया होगा कि यार ये एक बड़ा चैलेंज है मेरे लिए और वो आपको ताउम्र आज तक याद है। चैलेंज तो एक ही था। रिकॉर्डिंग में तो मैंने कई बार बजाया और निकल के उन्होंने तारीफ भी किया, मगर स्टेज पे बजाते वक्त वो जो गाना है अमर प्रेम का, चिंगारी कोई भड़के ये ओरिजिनली मेरा बजाया हुआ नहीं है। अच्छा। ओरिजिनली पंडित जी का बजाया हुआ है, हरिप्रसाद जी का। तो ये बजाते वक्त मुझे थोड़ा चैलेंज था कि मैं ऐसा बजाऊं कि किशोरदा को उनकी कमी महसूस ना हो। अच्छा, ये एक स्टेज परफॉर्मेंस के हम ये स्टेज परफॉर्मेंस, वही प्रोग्राम जिसमें किशोरदा फ्री गाए थे। अच्छा, वहीं वहीं पे, मगर माथा चूम लिए मेरा यहाँ पे। अच्छा, इतना जिसका पानी जैसा साफ जिसका मन होता है उसके इमोशंस निकल के सामने आते भी हैं। नाराज भी होते थे कभी वो किसी बात पे? देखिए, उनका नाराजगी थोड़ा ड्रामेटिक, हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में, थोड़ा ड्रामेटिक था। कोई एक गाना कभी पसंद नहीं आता था जिसमें थोड़ा तान वान हो तो नाराज हो जाते थे, बोले ये किशोर गाएगा। ऐसा एक फेक नकली बच्चा अपने हाथ में रखते थे। वो नकली बच्चे से पूछते थे, बोल मैं गाऊं? वह है नहीं कोई वहां। अरे वो बोल रहा है कि मत गा। और बिना बोले कब निकल जाते थे किसी को मालूम नहीं पड़ता था। किशोर कुमार कहाँ है? किशोर कुमार वो तो है ही नहीं, वो घर गया। और फिर जब उनको पकड़ने के लिए पंचमदा निकले, मेरे सामने की बात है, तो खुद ही ऊपर से आके बालकनी से बोल रहे किशोर घर में नहीं है। पंचमदा बोले अरे आप ही तो। बोले नहीं मैं उसका छोटा भाई हूं। बोले अरे आप ही तो सबसे छोटे थे। बोले नहीं एक और पैदा हुआ था, एक और पैदा हुआ था, तुझे मालूम नहीं। कौन से गाने की बात है? ये गाना था मेरे ख्याल से राजेश खन्ना का था। कौन है जो जोरू का गुलाम नहीं है, अगर तुम ना होते, उस गाने में। तो वो रिकॉर्डिंग से चले गए थे? हाँ, रिकॉर्डिंग से चले गए थे। अच्छा, ऐसे ही मस्ती में परेशान करने के लिए। अच्छा। हाँ, कोई रीजन। और आर डी बर्मन को जाना पड़ा मनाने के लिए? आर डी बर्मन को तो पीछा किया गाड़ी लेके। आर डी बर्मन बहुत खतरनाक गाड़ी चलाते थे, मगर किशोरदा को उस दिन पकड़ नहीं पाए। अब मैंने ऐसे सुना है कि वो एक हाथ से वो स्टीयरिंग पकड़ते थे और एक हाथ से वो शायद गाड़ी का ही वो छत बजाया करते थे। जी, जी, जी। आप बैठे कभी आर डी बर्मन के साथ? उन्हीं गाड़ी? मैं बैठा मेरे घर पे जाते वक्त मैं उनके साथ बैठा। फियाट था, फियाट। तो वो पीछा नहीं कर पाए किशोर कुमार का अपनी गाड़ी से? पीछा किया, मगर उसके आगे नहीं जा सके ना। पीछा करते करते गौरी कुंज तक गए और किशोरदा ने 1 सेकंड में गाड़ी से उतरे और अंदर जाके दरवाजा बंद कर दिया। और फिर ऊपर से उन्होंने दरवाजा पीटना शुरू किया, तो ऊपर से आके बोला कि किशोर घर में नहीं है। दादा क्या कर रहे हैं? तो पंचमदा आधा घंटा बैठे रहे। फिर थोड़ी देर बाद खुद आके बोले अरे चलो रिकॉर्डिंग नहीं करना है। उसको लेके आए और ऐसा गाए। सफेद कपड़ा पहने थे, मुझे आज भी याद है, सफेद पैंट शर्ट। अच्छा, आप अपना फ्लूट वूट लेकर के सब लोग सारे म्यूजिशियन बैठे हुए हैं? हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब आएंगे, ड्रामा चल रहा है। अच्छा, कभी ऐसा लगता होगा ना कि अभी अभी हमारा टाइम नहीं आया, अभी हमारा वेट करने का टाइम है, अभी इन लोगों को करने दो इनका थिएट्रिक्स, जो सुपरस्टार्स हैं, एक टाइम आएगा हमारा भी। ऐसा तो आज भी लगता है। आज भी लगता है कि जो भी परफॉर्मेंस करते हैं वो ऐसा लगता है कि पहला है, ठीक से बजाओ नहीं तो कल कोई बुलाएगा नहीं, और ऐसा बजाओ कि कल भी लोग बुलाएं। कल भी ऐसा लगा मुझे रात को कमानी में बजाते वक्त। और कल मैं बजा रहा हूँ भोपाल में
यही सोच के बजा रहा हूँ कि मेरा आखिरी कॉन्सर्ट है तो ऐसा अच्छा बजाऊं, क्योंकि मैंने कल देखा नहीं है, कल किसी ने नहीं देखा, कल जब आएगा तो वो आज बन जाएगा। तो हमारी ईमानदारी इतनी होती है बजाते वक्त। हाँ, मैंने किशोर दा से एक चीज सीखा, वो मैंने किसी प्लेटफॉर्म पे बोला नहीं, आज याद आ गया। मैं किशोर दा से सीखा क्या, वो तो उनके जैसा तो मैं बन नहीं, राजू चल राजू, लोग बोलते हैं कि ये गाना मैं इतना अच्छा गाता हूं जितना किशोर दा गाते थे, ऐसा मेरी वाइफ बोलती है। कई लोगों ने कहा, क्योंकि ये गाना मुझे बहुत पसंद है, आजाद फिल्म का गाना, अपनी मस्ती में तू, घोड़ा लेके धर्मेंद्र जा रहा है, बराबर। किशोर दा से मैंने ये सीखा कि सीधा गाना बजाना करके लोगों का दिल कैसे छुआ जाता है। अभी मेरे कुछ एल्बम्स में आप देखेंगे कि मैंने बहुत सीधा बजाया, कोई खटका, खटका मतलब ये खटका हुआ, मीड मतलब ये मीड है। अब प्लेन नोट्स किशोर कुमार है, ये जो मैं कंपन पैदा कर रहा हूं, इसके बादशाह किशोर कुमार। आज भी सोनू निगम ने जो कहा, सोनू भाई इतने गुणी हैं, आज के सिंगर में सोनू भाई क्या है आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। तो उन्होंने कहा, ओ साथी रे, इसका जो विब्राटो है वो किशोर दा लंबा रे है, मैं बजा के सुना रहा हूं। ये मैंने किशोर दा से सीखा, एक स्वर को कपाया कैसे जाता है, उसके तो बादशाह थे वो। आज मेरे विब्राटो आप सुनिए, मैं एक प्लेन नोट सुनाता हूं एक विब्राटो के साथ। ये प्लेन नोट हुआ, अब विब्राटो कंपन के साथ, प्लेन नोट से कैसे आंखों में आंसू निकाला जाता है। ज्यादा उस्तादी मत दिखाओ, मतलब जो सादा है वो सुंदर है, सादा है वही तो सत्य है। तो शुद्ध नोटों में उनका कोई सानी नहीं था। मेरा भाग्य हुआ, दो जो हमारे इंडस्ट्री के भगवान हैं वो एक साथ गा रहे थे, उन दोनों के साथ भी मैंने बजाया, रफ़ी साहब और किशोर दा। बने चाहे दुश्मन ज़माना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। अच्छा, उसमें भी मतलब आपकी ये तो है, आपकी मेहनत तो मेहनत है ही, उसको मतलब हम क्वेश्चन नहीं कर रहे, लेकिन आपकी किस्मत भी बहुत बुलंद है, मैं ये कहना चाहूँगा। मतलब एक संयोग अगर नाम की कोई चीज़ होती है तो वो फिर आपके लिए बड़ी गजब हैरान कर देने वाले की बात है कि दोनों ने ऐसा गाया, मगर उस दिन किशोर दा थोड़ा लेट आए थे और फिर वो मैंने सोचा आज किशोर दा गए काम से, फर्स्ट टाइम, आप मानिए, मैं सॉरी टू से दिस, ऐसा मन में आता है, हम कलाकार लोग हैं कि अरे आज तो ये मार खा जाएगा, आज ये लेट आया है, ऐसा मेरे मन में आया कि किशोर दा क्योंकि ही इज मेकिंग मोहम्मद रफ़ी वेट, तो ही इज लेट, तो कब गाना सीखेंगे। कभी रफ़ी साहब को कम्पीट कर, बने चाहे वो बैरिटोन, वो जो धरती का उतना बेस, वो तो एंट्री में ही गाने को उठा के ले गए। रफ़ी साहब भी छाए रहे क्योंकि रफ़ी साहब है, मगर किशोर दा डाउन नहीं हो पाए,
वो अच्छा, उनका मतलब ये सारी चीजें उनकी चलती थी, है ना, मजाक करना, लेट होना, नाराज होना, रिकॉर्डिंग से चले जाना, पर वो काम कर देते थे। कर देते थे, किसी को अटकाया नहीं कभी। अंधेरी रातों में, उसमें वो जो शहंशाह का टाइटल सॉन्ग तो किशोर दा के सिवा कोई, वो शहंशाह के कैरेक्टर को कोई, वो हाँ। हीरो को कोई, हीरो का आवाज क्या होता है, हीरोइज्म, हीरो कोई चिटपुकड़ा नहीं होता है, हीरो होता है हीरो, मैचो मैन, यू नो, या चॉकलेटी हीरो, जो भी हो, हीरो हीरो है। तो वो अंधेरी रातों में तो किशोर दा ही गाने वाले थे। वो बोलो बोलो कौन है तू, वो गाना उनको पसंद नहीं आया, नहीं ये गाना मैं नहीं गाऊंगा। बाद में वो मुन्ना अजीज से गवाना पड़ा अमर हल्दीपुर को, नहीं गाया। अच्छा, नहीं गाना था नहीं तो नहीं गाया गाया। तो नहीं ही गाया, नहीं गाया, उनको ही गाना था सारा, क्यों अमिताभ का तो वॉइस तो वही है ना। हाँ। उसमें अमिताभ का डबल रोल है, हाँ। वो शहंशाह बन के जी, आते जी। हैं और वैसे नॉर्मल अमिताभ भी है। एक विजिलेंटे और कैसे है। एग्जैक्टली, नहीं गाया, जिनको पसंद नहीं वो नहीं गाएंगे। उनके अंदर हम सब में एक चीज होती है, आप यहाँ बैठे हैं, आपको भी लगता है कुछ ना कुछ असुरक्षात्मक भावना मेरे अंदर भी है कि मैं कल रहूं ना रहूं, लोग पसंद करे ना करे, तो ये उनमें नहीं थी। मैं पहला आदमी देखा जिसको ऐसा लगता ही नहीं था कि मैं नहीं गाऊंगा तो अगली बार ये मुझे लेगा कि नहीं। इससे किशोरदा दूर थे, ये भी बात मैं पहली बार किसी कैमरे में बोल रहा हूं। हर आर्टिस्ट के अंदर, हर व्यक्ति के अंदर इनबॉर्न पैदाइशी असुरक्षात्मक भावना, इनसिक्योरिटी जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, वो होता ही है। नो किशोर कुमार, नो, ही डिड नॉट नो व्हाट इज इनसिक्योरिटी। उनको मालूम नहीं था ये होता क्या है, नहीं है तो नहीं है, फिर भी लोग लेंगे उनको ही। हाँ, मतलब काम ढूंढ के उन तक पहुंचता होगा, मतलब काम ऐसे। उन तक पहुंचता था। हा। ठीक है, हम किशोर कुमार वाला अध्याय यहाँ कंक्लूड करते हैं, हम आगे आर डी बर्मन वाले अध्याय पे भी जाएंगे। उससे पहले ना मैं एक कलाकार रोनू मजूमदार से थोड़ी बात करना चाहता हूँ। आपको फिल्म्स में ब्रेक मिला है ना, प्रोग्राम्स तो आप करते ही थे जहाँ पे आप सोलो रोनू मजूमदार, जी हाँ, आप कर रहे हैं, लोग आपको सुनने आए हैं, या दो तीन और इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनमें आपको आपके पास एक स्पेस है। लेकिन जैसे आप बताया कि जब आपने पहली बार देखा आर डी बर्मन का सेटअप, तो वहाँ पे मतलब 50 इंस्ट्रूमेंट्स हैं और इतने सारे आर्टिस्ट वहाँ पहले से बैठे हैं जिन्होंने पता नहीं शायद 10-10 साल से 20-20 साल से कोई कर रहा होगा वो काम, और उसमें आपको एक फ्लूट लेकर के उस अरेंजमेंट का एक हिस्सा हो जाना है। तो आपके लिए वो कर्व कैसा था कि अभी मुझे कुछ टाइम वेट करना है, अभी जो मेरी कला है वो इस गाने का एक छोटा हिस्सा होगी, फिर उसको अपनी जगह मिलेगी, फिर कल को हो सकता है कि मुझे एक पूरा पीस ही मिल जाए इन अ सॉन्ग। वो जर्नी आपके लिए कैसी रही और वो इंतज़ार कैसा रहा? वो इंतज़ार बड़ा मीठा रहा। मैं कभी उससे डिसहार्टेड होना या हताश होना ऐसा नहीं, मैं सब चीज़ को ईमानदारी से बजाता था। जैसे टूटी सेक्शन हमारे वहाँ होता है एक, हमारे फिल्म इंडस्ट्री में, उसको फिल्म इंडस्ट्री नहीं बोलते हम लोग, इंडस्ट्री बोलते हैं। इंडस्ट्री में क्या है कि टूटी सेक्शन में वो उस ज़माने में अलग अलग चैनल, इतने मल्टी ट्रैक नहीं था। आज जो सॉफ्टवेयर में मल्टी ट्रैक आ गया है, तो 4 चैनल में रिकॉर्डिंग होता था। प्रैक्टिकल चैनल उठा उठा के नीचे कम के, वो माउस से कुछ काम नहीं होता था। अगर 4 फ्लूट का जरूरत है तो 4 फ्लूटिस्ट को ही बुलाना पड़ेगा, हम ही एक के बाद एक और लेयर बना देंगे, ऐसा नहीं होता था। तो वो बजाते वक्त भी मुझे जरूर लगता था कि मैं सोलो के बजाने के लायक हूँ, मैं लता जी गाएंगी और मेरा सोलो फ्लूट आएगा। तो वो हुआ जमीन आसमान में, ऐसा समा, फिर तेरे लिए सपनों की पलकों की झालर बुनूं, सॉरी, उसमें आपने बजाया। अरे क्या लता जी की तारीफ। रा 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 ला रा 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 ता रा रा रा, ऐसा गाई, मैं रोया बजाते बजाते। मैं एक लाइन, प्लीज। हा, ये गाना बजाए बिना, मैं हाई फ्लूट में बजा रहा हूँ थोड़ा सा।
पूरा बजाऊंगा तो बजाता ही रह जाऊंगा। वो और जीवा का गाना रोज रोज आंखों तले, जी। रात भर काजल जले, सब गाने में मेरा सोलो है। जैसा गाना उसी लेवल पे बांसुरी। और उस तरह का रिकग्निशन फिर आपको क्रेडिट्स में मिलने में कितना टाइम लगा, क्योंकि पहले आर्टिस्ट को ऐसे इंडिविजुअली क्रेडिट करने की परंपरा नहीं थी। नहीं तो थी, यस, मगर माउथ पब्लिसिटी थी। अच्छा, लोग बताते थे कि इसको बुलाओ। हाँ, लोग बताते थे कि इसने बजाया। वो क्रेडिट मुझे सबसे पहले विशाल भारद्वाज जी ने दिया, अच्छा। गुलजार साहब ने। मैं आने वाला था इन दोनों के ऊपर कि ये भी एक अध्याय है, बड़ी दिलचस्प। आर डी बर्मन जब अनटाइमली अचानक से प्राण त्याग दिए, उनकी मृत्यु हो गई, तो थोड़ा मेरे को उदासी आ गई थी। और वो उदासी तो अभी भी है, मगर जीवन का नाम है चलते जाना, तो जीवन चलता रहता है। माचिस में मुझे बुक किया, और माचिस में मुझे बुक करके कहा विशाल जी ने, भारद्वाज जी ने, कि दादा आपका नाम देंगे हम लोग। अच्छा, हाँ, अपने से कहा? खुद से, मैंने कोई डिमांड नहीं किया। मेरे को मालूम था कि मेरा नाम तो मेरे सोलो प्रोग्राम जो क्लासिकल उसमें आता है, उसमें हो ही रहा है। मैं अपना एक ब्रांड नेम में बनता ही जा रहा हूं। मैं कोई फिल्मों पे डिपेंडेंट नहीं हूं। मेरे अपने एल्बम इतने सुपर हिट हो रहे हैं, ट्रैवलर्स टेल, सॉन्ग ऑफ नेचर, सारे मेरे एल्बम सुपर हिट हैं। तो मेरा अपना कुछ बनता जा रहा है, मगर फिल्म में जो इतना बड़ा क्रेडिट जब दिया, जवाब नहीं। तो माचिस में आपने बैकग्राउंड स्कोर के लिए भी मेरे ख्याल बजाए? पूरा गाने सब, पानी रे सब, पानी पानी रे वगैरह, चप्पा चप्पा चरखा चले, छोड़ाए हम वो गलियां, छोड़ाए हम वो गलियां, ये सब मैंने बजाया। मगर बैकग्राउंड में कुछ अलग मजा मुझे आया। अच्छा, उसके पहले बैकग्राउंड किया था आपने? बहुत। सनी देओल का पहला फिल्म कुत्ता मरने का सीन, वो सब मेरा बजाया हुआ है। अच्छा। सनी को कितना छोटा, हालांकि सनी मेरे से बड़ा है। हाँ, धर्म पाजी का थोड़ा तबीयत ठीक नहीं था अभी, तो थोड़ा मुझे दुख हुआ। मैं प्रे भी किया, क्योंकि उनके साथ जब हाथ मिलाया मैंने बेताब में, तो लगा कि 4 किलो का हाथ है वो सचमुच के पहलवान थे, हैं। और बुढ़ापा तो सबको आता है, मगर शेर है वो, जिसको सिंह कहते हैं। जैसे हमने चर्चा की किशोर कुमार की, हमने आर डी बर्मन की, वो करनी है। मुझे इन दो आर्टिस्ट के बारे में भी आपकी राय जाननी है, गुलजार और विशाल भारद्वाज। इनके साथ काम करने का अनुभव कैसा रहा? मतलब इनकी एसेंट्रिसिटी को लेके तो कम बात होती है, इनके कला पक्ष को लेके ज़्यादा लोग डिस्कस करते हैं, बहुत सेलिब्रेट हो भी गए। एज एन इंडिविजुअल कैसे लगे आपको? देखिए, गुलजार साहब के साथ ये कोई पहला मौका नहीं था, क्योंकि गुलजार और आर डी बर्मन एक टीम हुआ करती थी। इजाजत वगैरह आपने सब मेरा बजाया हुआ है। खाली हाथ शाम आई है, खाली हाथ जाएगी, ये सब तो गुलजार। हाँ, मुसाफिर में मैं थक गया हूँ, मुझे सोने दो, बहुत रात हुई, चांद से कह दो उतर जाएं, हाँ बहुत बात हुई, ये सब मैंने बजाया। तो गुलजार साहब मुझे बहुत अच्छी तरह जानते थे। विशाल के साथ पहली बार मैं काम कर रहा था। विशाल जी एक ऐसे सुरीले और इतने अंदर से सच्चे कलाकार हैं। रेखा जी भी, रेखा भाभी, और ये दोनों एक संगीत में डूबे हुए लोग हैं, जिनका कि मेरे से पारिवारिक संबंध है। और उन्होंने माचिस के बाद गॉड मदर में भी मुझे बजाया, हुतुतु भी मैंने बजाया। और जब मैं फिल्म इंडस्ट्री में बजाना मेरा कम हो गया, इंडिविजुअल रोनू मजूमदार एक बड़ा नाम होने लगा, तो भी विशाल जी के लिए मैं हरदम जाता हूँ जब भी वो बुलाएं। इतना हमारा ऐसे है, बहुत अच्छा अनुभव। मैं तो बता रहा हूँ, जब वो माचिस का वो सीन है कि वो जो आतंकवादी होता है चंद्रचूड़, उसमें तो पुलिस के उसको टॉर्चर करते हैं, 3rd डिग्री उसको मारते हैं, तो उसको साइनाइड की गोली देके उसको ख़त्म करने के लिए टब्बू जाती है बहाने से अंदर, तो वो सीन मुझे बजाना था राग मारवा में। मैंने कहा गुलजार साहब ये सीन मैं कैरी नहीं कर पाऊंगा अकेला, ये बहुत भयानक सीन है। बोले दादा आप बजाइए तो सही, ये सीन आपके सामने पनाह मांगेगी। ये लफ्ज़ मुझे आज भी याद है। ये विश्वास मेरे बांसुरी पे गुलजार साहब का, कमाल।
ये बताइए, जैसे एक तो जब म्यूजिक अरेंज किया जाता था और बजाया जाता था, तो उसमें तो जैसे एक कंडक्टर होते हैं जो जिनके इंस्ट्रक्शंस होते हैं। ऑब्वियसली आपके पास अपनी रीडिंग्स भी हैं जिनको देख के आपको बजाना है। जब बैकग्राउंड स्कोर किया जाता है तो वो कैसा, जैसे आज ही बिफोर डिजिटल एज, मैं उसका जानना चाहता हूँ कि तब क्या आप सीन देख करके लाइव आप बजाते थे, कैसा रहता था वो? हम लोग सीन देख के लाइव बजाते थे और कई बार मैं और क्या क्यों कैसे मिलता था कि कहाँ से चालू होगा और कहाँ, ये डिस्कस होता था पहले? नहीं, यही तो मजा है। जो कंडक्टर है वो अरेंजर भी है। जैसे आर डी बर्मन के बाद बासु मनोरी, बबलू दा मनोरी दा, तो मनोरी दा का ही बात बोलूंगा, सीनियर है। तो ठट 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 ठट, ये फाइट सीन चल रहा है, तो इसमें ट्रम्पेट पापा 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 चाचा ये चल रहा है। तो तड़ंग यहाँ पे हीरो को गोली लगी, समझिए वो जमीन पे गिरा, जमीन पे गिरा और उसका दोस्त आके, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, उसके ऊपर आके हाय, शायद उसको लग रहा कि मर जाएगा, तो एक हाथ पे शुरू करना और गोल गोल जो मैं कह रहा था उसको राउंड कहते थे हम लोग, 3 क्रॉस में तक। इतना बड़ा चैलेंज हम लोगों ने फेस किया। आज क्यू लॉक का जमाना है, आज तो 0.000 सेकंड्स देख के वो मिला देंगे। 5 10 से 6 9 तक आपको बजाना है, बोल दिया। और छोटा सा स्टूडियो है, लैपटॉप देख रहे हैं, 5 10 से शुरू हो गए, सीन गया भाड़ में, इन द सेंस नॉट दैट वे, बट हम लोग सेकंड्स देखते हैं। मेरा आदत अभी भी सीन देखने का है। अच्छा, आप स्क्रीन पर देखते हैं कि क्या हो रहा है? अभी भी, अभी के ज़माने में मैं ओल्ड स्कूल न्यू स्कूल को मिक्स करता हूँ। टेक्नोलॉजी अभी का मुझे अडॉप्ट करता हूँ मैं, अडॉप्ट करना अच्छा लगता है क्योंकि और सोफिस्टिकेटेड है। सीन देखने से उसमें जो जान मैं डाल सकता हूँ पुराने ज़माने में, वो मैं सेकंड्स नहीं देखता, वो सीन देखता हूँ और मैं अंदाज लगा लेता हूँ कि 15 सेकंड पहले मैं सेकंड पे आंख ले जाऊँगा ताकि मिस्टेक ना हो, ठीक टाइम पे मैं ख़त्म करूँ। तो जैसे आपने माचिस का आप वो मिसाल दे रहे थे कि माचिस के वो साइनेट वाले सीन में आपको बजाना था और उन्होंने राग भी सजेस्ट किया विशाल ने आपको, मारवा। तो क्या कभी ऐसा भी हुआ कि आपने कहा कि नहीं यार यहाँ पे ये चीज़ अच्छी लगेगी? ऐसा तो होता ही है, ऐसा तो होता ही है। सिंस फ्लूट का ज़्यादा आइडिया आपको है तो मैं उस हिसाब से मैं पूछ रहा हूँ। हम लोग बोलते ही हैं, वो तो मैं पंचम दा को भी बोलता था। हाँ हाँ, कि दादा ये जगह तो ऐसे बजा रहा हूँ, जरा सुनिए। तो उसमें एक दोस्ती, हमारे इंडस्ट्री में क्या है, नोबडी इज बॉस, इवन इफ यू आर बॉस, वो बॉस है, ये बॉस है, ये बॉस है। बॉस एक चेयर है, बॉस गिरी करना का जरूरत नहीं है कि बॉस गिरी करने लग जाए कोई, वो तो एक चेयर है। हमारा पंचम दा हुए, खयाम साहब हो गए, सबको मैंने कहा विशाल जी से तो दोस्ती है, तो बोलते ही हैं। विशाल जी बोलेंगे नहीं रोनू दा ऐसे नहीं, ऐसे बजाओ। अच्छा ठीक है, बेटर कौन सा लग रहा है देखते हैं, जो बेस्ट होगा उसके पीछे पड़ते हैं इंडस्ट्री में। ईगो का नहीं है कोई जगह, घमंड का नहीं। मेरे भगवान को मगरूर नहीं भाती है, उसे तो भावना की डोर खींच लाती है, पंडित जगन्नाथ पहाड़ी ने कहा। ये विशाल और गुलजार के साथ में बिताया हुआ सबसे बढ़िया अनुभव, ऑब्वियसली वो किसी गाने या बैकग्राउंड स्कोर से संबंधित होगा। गुलजार साहब के साथ सबसे अच्छा जो मेरा अनुभव है वो फिल्म मुसाफिर का है। मैं थक गया हूँ, मुझे सोने दे, इस गाने में सोने दो, सॉरी, और उसमें गुलजार साहब बोले थे आके कि लफ्ज़ों को सुन के बजाइए, तो मुझे सोचना पड़ा था लफ्ज़ों को मैं क्या सुनूं, मेरे इसमें लफ्ज़ थोड़ा ही है। हाँ, आपको तो नोट्स वो लिखे मुझे तो सुर, मगर उनकी बात बहुत गहरी थी। कौन थक जाए, मुझे सोने दो, मतलब नींद का बात नहीं कर रहे, जिंदगी से थक गया हूं, मुझे परमानेंटली सोने दे। ये बात कितना गहरा है ये समझ के बजाओ। तो वो सुनना शुरू किया मैंने किशोरदा को और फिर वैसे बजाया, तो यादगार क्षण है। आज भी गुलजार साहब के वो दिया हुआ शिक्षा मेरे काम आता है।
और विशाल जी के साथ क्या कहूँ, विशाल जी इतने सुरीले हैं, विशाल भारद्वाज। उनके साथ वेस्टर्न आउटडोर में पानी पानी रे में मैं बजा रहा था। उन्होंने कुछ नोट्स मुझे ऐसे दिए, तू चंग क्लंग क्लंग, पानी पानी रे, खारे पानी रे। तो वो गाने का सैडनेस कहीं ना कहीं पंचम दा की जीनियस का कुछ हिस्सा मुझे विशाल भाई में दिखता है, और इसीलिए उनके पहले फिल्म को आर डी बर्मन अवार्ड भी मिला। आप देखिए फिल्म फेयर में उनके जाने के बाद, मतलब ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज होती है अगर आर डी बर्मन को ये रिकग्निशन, मतलब विशाल भारद्वाज के टैलेंट का रिकग्निशन आर डी बर्मन के नाम से मिला, लेकिन आर डी बर्मन उसको देखने के लिए नहीं थे तब। अपने आखिरी फिल्म के सक्सेस को भी देखने के लिए कहाँ रहे। ऐसे जीनियस लोग अचानक से गुड बाय, पैकअप, खेल खत्म, पैसा हजम बोल के निकल जाते हैं। परेशान हो गए थे वो 1942 वाला स्टोरी से पहले। हाँ, इतना खराब दौर चल रहा था, कुछ गुटबाजी, कुछ चीज़ें जो हुई उनके साथ, वो उनको अंदर से तोड़ दिया था। गुटबाजी इन द सेंस, मतलब जैसे हर आर्टिस्ट के साथ ये तो होता ही है कि वो कुछ लोगों के साथ कंफर्टेबल होता है, कुछ के साथ नहीं भी होता है, बट वो पीपल गैंगिंग अप अगेंस्ट हिम। आई वुड से दैट, बट इट हैपेंड सो कि वो उनको, अभी आपके साथ मैं 8 फिल्में कर लूं और अचानक 9वां फिल्म, अब मैं अच्छी तरह फॉर्म में भी हूं, 9वां फिल्म में आप मुझे लेते नहीं हैं, तो आप अंदर से टूटेंगे तो सही। वही हुआ नासिर हुसैन के साथ, हम किससे कम नहीं, यादों की बारात, तीसरी मंजिल, जिसने आर डी बर्मन को आर डी बर्मन बनाया वो नासिर साहब, नासिर हुसैन। उनके बेटे ने जब फिल्म की कयामत से कयामत तक, तो उसमें आर डी बर्मन को नहीं लिया। उसी फिल्म में मैंने बजाया कयामत से कयामत तक में, मगर आर डी बर्मन नहीं, आनंद मिलिंद आ गए। नए लोगों को आने का कोई विरोध नहीं कर रहा हूँ, मगर एक रीज़न होता है नहीं लेने का। फिर उसके बाद राम लखन का इतना बड़ा उनके ऊपर कुठाघात हुआ। अच्छा, उनको ऐसा लगता था कि राम लखन मैं करूंगा? उनको लगता नहीं था, उनको साइन किया था। अच्छा, साइन किया था। हाँ, उनको साइन कर दिया लक्ष्मीकांत था। प्यारेलाल को शायद गई वो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को गई, इनको बताया भी नहीं गया, तो उससे उनको थोड़ा अपमान लगा। मेरे को ये बात मनोहरी दा ने बताई, और ये बात क्योंकि सत्य इसीलिए है क्योंकि मनोहरी दा ने थोड़ा कंट्रोवर्शियल बात बोलने के लिए हम लोग डरते हैं। कोई भी डरेगा कि सुभाष घई को क्या लगेगा, इसको क्या लगेगा, उसको क्या लगेगा, मगर मनोहरी दा डरते नहीं थे। यही बात उन्होंने पंचम दा के डॉक्यूमेंट्री में भी कही है जो मैं कह रहा हूँ। तो इन सब से उनको हार्ट अटैक आया, लंदन में जाके ऑपरेशन हुआ। आने के बाद मालूम पड़ा कि और भी मुझे बताया नहीं गया। बोला मैं लंदन भी गया और मेरे हाथ से फिल्म भी गई। तो उस टाइम पे जब आप मिलते थे तो क्या बातें होती थी? मैं आऊंगा, मैं जोर से आऊंगा, विश्वास था। उस फ्रस्ट्रेशन के वक्त भी विश्वास था। और उनके साथ खड़े थे विदु विनोद चोपड़ा, जिन्होंने फिर फिल्म दी भी उनको। हाँ दी, पहले भी। आप परिंदा का एक गाना पंचम दा ने अपने पैसे से किया, आप लोग जानते ही है। पैसा नहीं था तो गाने की रिकॉर्डिंग कैंसिल हो रही थी। पंचम दा ने कहा कैंसिल मत करो, मैं पैसा लगाता हूं। अच्छा, उन्होंने अपने पास से अपने रिकॉर्ड पास करके से एक दिया। गाना। विदु जी मुझे भी बहुत प्यार करते हैं उनका। उन्होंने यहाँ तक कि शांतनु मैत्रो को भी कहा कि रोनू को सुनना, वो लड़के में कुछ बात अलग है। तो विदु जी मुझे भी बहुत प्यार करते हैं, पर्सनल नहीं तो उनका रिश्ता तो म्यूजिक डायरेक्टर से होगा, म्यूजिक डायरेक्टर हमें कांटेक्ट करेगा, मगर विदु जी का डायरेक्ट भी मुझसे बहुत प्यार है। मैं उनको प्रणाम करता हूँ, मुझे बड़ा भाई मानता हूँ मैं। कभी जाके मैं मिलूंगा फिर से, बहुत दिन हो गया, अच्छा हुआ आज याद आई। विदु जी ने उनको 1940 लव स्टोरी पंचम दा नहीं करना चाहते थे, बोलते थे मुझे नहीं लो, बोले नहीं तू कर, तेरे जैसा कोई नहीं है।
सबका बाप तो तू है। और उन्होंने पहला जब कुछ ना कहो, मुझे मालूम, जैसे कि मैं कल परसों ही कह रहा था किससे कि मुझे एक भगवान ने ये दी है सिक्स सेंस की, मुझे गाने की लाइन और धुन का जो मुखड़ा होता है, ये हमारे पूरे शरीर में ये जो चेहरा है, उससे मुझे मालूम पड़ जाती है फिल्म हिट होगी कि नहीं। कुछ ना कहो का जो धुन बना, मुझे मालूम पड़ गया फिल्म हिट होगी। ऐसे ही पापा कहते थे बड़ा नाम करेगा, उससे भी मुझे मालूम पड़ गया था कि फिल्म हिट होगी। वो सिक्स सेंस कुछ है मेरे पास। आपने कभी सोचा है कोई किताब लिखने, मतलब मैंने कुछ रिसर्च तो हम करके लाए थे, लेकिन इस बातचीत में इतनी सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने कितनी सारी ऐतिहासिक घटनाओं के आप गवाह रहे हैं। जी, अभी कभी मन आया कि इसको अभी डॉक्यूमेंट कर फिल्म लेता डिवीजन हूँ। ने तो डॉक्यूमेंटरी बनाई है मेरे ऊपर, वो तो बांसुरी बंदे, वाला, हाँ। मगर उसमें सब कुछ नहीं आ सकता। yes. उसका तो 54 मिनट का टाइमिंग होता है। तो अभी किताब लिखना चालू है। अच्छा, लिख रहे हैं। हाँ, लिख रहे हैं। कुणाल रॉय करके है, वो लिख रहे हैं। नहीं, क्योंकि मेरे लिए भी वो बड़ी मतलब काम की जानकारी होगी कि इतने सारे चीज़ों को आपने, मतलब फर्स्ट पर्सन पर्सपेक्टिव आपके पास में है कि आपने देखा है वो होते हुए। जी जी जी। जैसे अभी ये कुछ ना कहो का आप बता, मतलब जो पहली बार विद्युत चोपड़ा को उन्होंने सुनाया आर डी बर्मन, तभी भी आप वहाँ थे। जी, सिटिंग रूम में मैं था। जी, खुश हो गए थे। उसके पहले 2 धुनें बनाई थी, वो विदु जी को पसंद नहीं आया था। बोले दिस इज नॉट आर डी बर्मन, मेक समथिंग ग्रेट। फिर क्या कहना है, अच्छा, 2 विद्युत चोपड़ा ने रिजेक्ट भी की थी? 2 रिजेक्ट भी की थी। पंचमदा ने बोला कुछ और बनाता हूं। फिर एक लड़की को देखा तो ऐसे बन गया, 5 मिनट में पूरा गाना बना। और सिटिंग रूम में जावेद अख्तर साहब आए थे, उन्होंने भी 5 मिनट में पूरा गाना ऐसे ही लिख दिया। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे दा 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 दा, जैसे ये, जैसे वो, जैसे खिलता हुआ फूल, जैसे बहता पानी, जैसे ये, वो एक प्रोज की तरफ बोलते चले गए। जावेद साहब भी कमाल है। हाँ। तो ये तो अब आर डी बर्मन के बारे में, जैसे उनके एसेंट्रिसिटी खूब डिस्कस होती है। एक चीज़ आपने बताया कि उनकी ड्राइविंग का अपना तरीका था जिसमें बैठने में आपको भी डर लगता था। तो जैसे किशोर कुमार के एसेंट्रिसिटी के चर्चे हमने किए इस इंटरव्यू में, आर डी बर्मन के की कौन सी आपको ऐसी चीज़ याद आती है जो बिल्कुल ऐसे जिसको कहते हैं कि ही स्टैंड्स अपार्ट फ्रॉम अदर्स? हाँ, वो पूरा गाना जैसे अरेंजर पूरा लिख के लाया, फिर लास्ट चेंज कुछ करते थे। लिख के लाया माने? लिख के लाया मतलब स्कोर लिखते हैं ना। अच्छा। अभी स्कोर लिखने का जमाना चला गया। अभी सब प्रोग्रामिंग करते हैं, सब फीडिंग, स्पून फीडिंग, मुर्गी को अच्छा, दाना। पहले वो जो चिन्ह होते हैं संगीत के, वैसे लिख पूरा स्कोर लिख के लाते थे। अच्छा। अरे स्कोर लिखने का जो कला, वो पहले जमाने में था। क्या बात है। तो लिख के लाया, सब फाइनल हो गया, फाइनल रिहर्सल हो गया, बन रही ये जगह पे यहाँ पे कर दे। ये उनका एक्सेंट लास्ट मोमेंट पे, लास्ट मिनट पे, जस्ट बिफोर गोइंग टू द टेक, टड़ाडंग डंग टंग टंग टंग, टड़ाडंग डंग टंग टंग टंग, हो। तो ऐसा कुछ लाते थे कि लाजवाब, लाजवाब। वही गाने को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाता था। गाना जो है वो अच्छा नहीं, क्या बात है चाहिए। अच्छा, क्या बात है। बोलते थे कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी एंड बेस्ट में एक धागे का फर्क है, मगर उस धागे को क्रॉस करना बहुत मुश्किल है तो वो एक छोटा सा पतला धागा, उसको क्रॉस कर, हे, तो छोटा चीज। कई बार मेरे साथ हुआ, कई बार। ओ माझी तेरी नैया से छूटा किनारा, उसमें बड़ी अजीब बात की, कैमरे में बोलने में भी शर्म आता है। बताइए बताइए। बोलते हैं अरे ऐसे बजा रहे जैसे बन्ना बाबू बाथरूम में बजा रहे हैं। अरे बड़ा अजीब। अरे इतना छोटा बांसुरी कहां से लेके आया, कोयल बजाएगा क्या। तो he would touch your nervous system so that you come up with something extraordinary. तो हमारे अंदर जो एक
एक एक एनिमल इंस्टिंक्ट है, उसको हम लोग सोचते हैं कोई देख ना ले, वो दिखा देते थे। वो गाने में ऐसी चीजें लाते थे जो उनका मन करे, उसको लाने में जो झिझक होती थी, गाने में कैसा लगेगा, ये जो डाउट है, ये डाउट उनको नहीं था। उसको उसी को आर डी बर्मन बोलते हैं। हाँ, मतलब एक स्पार्क तो इसलिए मुझे लगता है कि आशा भोसले के साथ उनकी इतनी जमी। बहुत बहुत। आशा ताई भी ऐसी थी। मतलब वो सोलमेट्स लगते हैं जी जी कि हाँ, ये दोनों लोग ही एक दूसरे को सूट करेंगे। एकदम एकदम। आशा भोसले से भी आपका संपर्क रहा? बहुत बहुत ज्यादा। वैसे तो मेरे माँ की उम्र की है, मगर मैं ताई बोलता हूँ हमारे बम्बई में। आशा ताई, लता जी, ऐसा, लता दीदी, सॉरी, ऐसा है, किशोर दा, रफ़ी साहब। तो इंडस्ट्री आपको वो नाम अपने आप देता है, एंड देन यू बिकम फेमस एज ए साहब या दा या ताई या दीदी या ऐसे। तो आशा ताई से मेरी दोस्त है वो। कहने में मुझे आप बोलेंगे कि आपसे इतनी बड़ी है, 90 साल की, आप 60 प्लस है अभी, तो दोस्त कैसे? दोस्त जैसा ही उन्होंने बिहेव किया। और खाली हाथ शाम आई में जब बजाया, तब से तो इतनी क्लोज हो गई। आज भी याद करती है कि रोनू, वो गाना तेरा मेरा एक जुगलबंदी गाना है, पूरे गाने में आशा और रोनू चल रहे हैं। तो अभी पिछले दिनों मैं घर भी मिलने गया था उनसे, ऐसे ही उनको देखने की इच्छा हुई, किसी मतलब से नहीं। कब की बात रही होगी? अभी 3-3.5 साल हुए। अच्छा। अभी घर गया था मैं। अच्छी हेल्थ है, जब तक है तब तक ब्लेसिंग है, ईश्वर उनको अच्छा रखे। कभी ऐसे बात फोन वगैरह पे हो जाती है? फोन पे हो जाती है, यस। क्योंकि मिलने में अभी प्रभु कुंज में नहीं रहती है। अच्छा। हाँ, अभी वहाँ पे लोअर परेल में रहती है। चलिए, मतलब एक संपर्क तो आपका बना ही हुआ। मेरा बना हुआ है इंडस्ट्री में। कोई अनुपम खेर जी से, इन लोगों से, और मेरे क्रिकेट में, क्योंकि मैं क्रिकेट खेलता था, गावस्कर साहब से। अच्छा। हाँ, बहुत मेरा एक तारतम्य रिश्ता बना रहता है। अभी भी एक कार्यक्रम मिले तभी मराठी में ही, दादा काय चालतो, तू कसा आहेस, मराठी में मुझे बात करते। हाँ, दादा एक तुमच्या बरोबर फोटो घ्यायचे। त्याने म्हटलं हाँ चला 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 चला। तो तुरंत मेरे साथ यादगार फोटो खींचा उन्होंने। ब्लू कुर्ते में था मैं, और लाजवाब। मेरे जो हैं वो मेरे हैं। हमने देखा कि आपने इतने सारे आइकन्स के साथ आपने काम किया, और वो काम किया जो आपको बड़ा पसंद था, आपने बांसुरी बजाई, है ना, और वो एक कर्व भी आपने पूरा किया कि एक टाइम पे आप एक वन ऑफ द म्यूजिशियंस हैं, लेकिन उसके बाद में फिर आपको अपना स्पेस मिल रहा है, आपको अपना क्रेडिट मिल रहा है, रिकग्निशन बढ़ता गया टाइम के साथ में। पद्मश्री आपको मिला 2025 में जी। मैं जानना चाहता हूं कि वो सूचना आप तक के कैसे पहुंची, और उस वक्त आप क्या कर रहे थे? मैं बेंगलोर में था और IIM में बजाने के लिए तैयारी कर रहा था दोपहर को। इतने में मेरी वाइफ का फ़ोन आया कि तहसीलदार और IAS ऑफिसर, ये सब लोग, गवर्नमेंट के लोग, घर में फूल माला और बुके लेके आए हैं। अच्छा, उन लोगों को पहले उन लोगों को मालूम पड़ा। उसके पहले मुझे फ़ोन आया था कि आप स्वीकार करेंगे कि नहीं। अच्छा, तो आपको हिंट रहा होगा? मुझे हिंट तो था, मगर मुझे विश्वास नहीं था। मुझे लगा कि मिलेगा कि नहीं। मैंने कभी कोई पैरवी नहीं की, मैंने कभी कोई पहचान नहीं लगाया, तो मिलेगा कि नहीं क्या मालूम। पद्मा अवार्ड है भाई। हाँ। तो 26 जनवरी के दोपहर को मुझे मालूम पड़ गया कि मुझे मिलेगा, मगर गूगल में आया रात को। तो उन लोगों को मेरी वाइफ ने फ़ोन दे दिया, बोले बधाई हो, महाराष्ट्र को आपने प्राउड कर दिया। अब मैं तो 50 साल से ज़्यादा हो गया महाराष्ट्र में, 73 में मैं गया हूँ, 52 ईयर्स महाराष्ट्र में हो गया, तो महाराष्ट्रियन ही मैं हो गया ना। हाँ हाँ। तो वो खुशी रही। महाराष्ट्रचा झंडा तुम्ही उंचा केला असा म्हटलं त्यांनी मला, और मुझे महाराष्ट्र का झंडा आपने ऊपर किया, तो मुझे बहुत प्राउड हुआ। और फिर अनाउंस जो हुआ पब्लिक में, वो भी देखने जैसा है। मैं खुश तो हुआ, मगर मैंने किसी को बोलने की हिम्मत मुझे हो नहीं रही थी कि मैं बोलूं। हाँ, अपने मुंह से कोई क्या आपने मुंह से क्या बोलेंगे, मैं क्या दुनिया को फ़ोन करके बोलूं कि मुझे पद्मश्री मिला है। तो रात को गूगल में आ गया और मैं स्टेज पे चढ़ गया उसके पहले, और मेरे हाथ से माइक्रोफोन छीन लिया तबले के एक बादशाह ने,
पंडित अनिंदो चटर्जी ने और बोला मैं अनाउंस करूंगा, और उन्होंने अनाउंस किया कि आज ऐसे आदमी को पद्मश्री मिला है जिसने नए स्टाइल को जन्म दिया है, अलग ढंग से बांसुरी बजा के दिखाया। अभी इनके ऊपर और जिम्मेदारी बढ़ गया। अभी रोनू को बताना पड़ेगा कि नेक्स्ट जनरेशन को क्या करना है, कुछ दे के जाना पड़ेगा। 5,000 पब्लिक ने ताली बजाया, मेरे आंख में आंसू आया, फिर पूरी दुनिया को मालूम पड़ा। एक तो ये है ही कि आपको अब खैर आप पहले से वो काम कर भी रहे थे, अब वो जिम्मेदारी बढ़ गई है जब आपका काम रिकग्नाइज कर लिया गया है कि आपको आने वाली पीढ़ियों को कुछ देके जा। आप यूएस में पढ़ाते भी, शिकागो में जी, है ना? तो मैं जानना चाहता हूँ कि वहाँ जो लोग बांसुरी सीख रहे हैं और हिंदुस्तान में जो लोग आपसे बांसुरी सीखने की इच्छा रखते होंगे, क्या क्या एटीट्यूड्स में, स्टाइल्स में कोई आपको अप्रोचेस में कोई फ़र्क मिलता है जो वहाँ पे है और यहाँ पे है? अप्रोचेस में वहाँ पे सिंसियरिटी बहुत ज़्यादा है। वहाँ पे कोई ऐसे नहीं पूछता है कि साहब मैं कितने दिन में सीख जाऊँगा। अच्छा, यहाँ पे ये बहुत मुसीबत हो गया है, बहुत मुसीबत हो गया है। क्विक चाहिए सबको, रातों रात। सक्सेस के पीछे भाग रहे हैं, सब्जेक्ट को नहीं देख रहे हैं। सब्जेक्ट को प्यार करेंगे तो सक्सेस पीछे भागेगा। ये कैसे समझाऊं मैं? बहुत दुख होता है। बहुत कम छात्र हैं मेरे जो सिंसियर हैं, ज्यादातर एक टाइमलाइन लेके आते हैं। एक टाइमलाइन लेके, 1 साल के अंदर मैं आपके जैसा बजा सकूंगा, ऐसा कोई पूछता है क्या? अच्छा, ये लोगों ने पूछा है आपसे? इसका पूछा मुझे लोगों ने, मैं कितना दिन में स्टेज पे बजाने लग जाऊंगा। स्टेज पे जाने की जल्दी है, अच्छा बजाने की जल्दी नहीं है। साधना करेगा, ये फाइन आर्ट है। मैं खुद नहीं जानता कि कितने दिन में वो मेरे जैसा बनेगा। ऐसे तो कोई किसी के जैसा बन ही नहीं सकता, उसका अपना स्टाइल बनेगा। मेरा अपना स्टाइल है, मैं जैसे बांसुरी बजाता हूँ ऐसे कोई नहीं बजा सकेगा, क्योंकि मेरा स्टाइल है। दूसरे के जैसा मैं भी नहीं बजा सकता, क्योंकि मैं वो नहीं हूँ, मेरा चेहरा अलग है। तो वहाँ पे क्या होता है, अमेरिका में लोग आते हैं, म्यूजिक इज म्यूजिक, आई वॉन्ट टू लर्न म्यूजिक, दैट्स ऑल। दे नेवर से हाउ मेनी डेज, दे नो इट्स ऑल अप टू मी। मैं कितना जल्दी सीख जाऊं, ये गुरु से पूछना ही सबसे बड़ा अपराध है। कितना जल्दी आप सीख लेंगे ये आपके ऊपर है, गुरु के ऊपर थोड़ा ही है। गुरु तो रोज दे रहा है होमवर्क, सारे गा रे सारे गा मा रे गा मा पा मा गा मा पा दा पा मा पा दा नी दा पा दा नी सा सा। अभी आप इसको कितना मांझेंगे, चमकाएंगे तो ना उसमें शाइनिंग आएगा कि हाथ चमक रहा है। कैसे हो? यही फर्क है। वहां सिंसियरिटी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। जबकि बांसुरी यहाँ का वाद्य है, हिंदुस्तान में ज्यादा लोगों को उसकी समझ होनी चाहिए। हाँ, सबको लगता है कि बांस का टुकड़ा है, सबसे आसान वाद्य यही है आसान, मगर खाली बुरा बजाना आसान है अच्छा बजाना मुश्किल है। ज्यादातर लोग बुरा ही बजा रहे हैं और यूट्यूब पे अपलोड कर रहे हैं, यूट्यूब का भी अपमान कर रहे हैं, लोगों को गंदा संगीत दे रहे हैं। काहे को भाई? कितना दिन आप ऐसे चलोगे? एक दिन आपको लोग सब्सक्राइब करेंगे, फिर आपको अनसब्सक्राइबर भी मिलेंगे आपको। मुझे क्या इसका जैसे थोड़ा सा मुझे लगता है कि जो इकोनॉमिक प्रेशर्स हैं, मतलब हिंदुस्तान के अलग है, यूएस के अलग है, इंडिया में वो प्रेशर थोड़ा ज़्यादा है टू बी सक्सेसफुल एंड टू बी सक्सेसफुल अर्ली। आई एग्री विथ यू, आई काइंड ऑफ एग्री विथ यू, बट economic pressure will not help you to become artist. इकोनॉमिक प्रेशर से वो और अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, क्योंकि अच्छा सब्जेक्ट जानते नहीं है तो उनके कंपटीटर भी जल्दी आ जाते हैं। अच्छा, मैं 50 साल से टिका हुआ हूं क्योंकि मुझे अपने कंपटीटर से उतना डर नहीं लगता। डर तो होता है, मेरे ऑडियंस से मैं डरता हूं। मुझे अपने ऑडियंस से डर लगता है, क्योंकि वो कभी भी मुझे नकार सकती है कि नहीं सुनना है आपको। मैं कहाँ जाऊँगा? आप बताइए, मैं कहाँ जाऊँगा? तो मैं इकोनॉमिक प्रेशर तो है इंडिया में ज़्यादा, वहाँ नहीं है। वहाँ पे गवर्नमेंट सीखने के लिए एड देती है, आपको प्रमोट करती है, आपको छात्रवृत्ति मिलती है, ज़्यादातर स्टूडेंट्स को वहाँ पे स्कॉलरशिप मिलती है कंपलसरी।
सीखने के लिए, वो यहाँ नहीं मिलती। CCRT देती है, ऑफ कोर्स नहीं मिलती ऐसा कहना मेरा गलती होगा, मगर उतना नहीं है जितना होना चाहिए। उस वजह से मेरे ख्याल मुझे लगता है कि और एक और ये भी है ना कि जो अर्थशास्त्र है, मतलब एक तो कला की साधना सेवा, वो तो बिल्कुल मतलब उसका अपना स्थान है और वो शाश्वत है, उसके बिना कोई आगे बढ़ नहीं सकता है। लेकिन कम लोगों के जीवन में ये संयोग होगा जिनका करियर आपकी तरह, आप एक इंडिविजुअली एक सोलो आर्टिस्ट के तौर पर आपकी पहचान है, आप शोज करते हैं, आपके कैसेट्स हैं, आपको यूट्यूब पे लोग सर्च करके सुन लेते हैं। मैं तो वैष्णो जन हो गया या हनुमान चालीसा हो गया, मैं सुनता रहता हूँ। मतलब मुझे वो सुनने में अच्छा लगता है और फ्लूट में अच्छा लगता है, काम करते हुए मैं हेडफोन में लगा लेता हूँ। और ऐसे, और मुझे मेरे एक दोस्त के थ्रू पता चला, जो वो अभी मेरे साथ आदित्य काम करता है, उसने मुझे बताया था कि यार ये काम करते करते सुनने के लिए अच्छा है। मैंने कहा यार ये और फिर मुझे वहाँ से पता लगा। और जब मैंने कोई इंटरव्यू कुछ नहीं देखा था आपका, मुझे नहीं पता था कि आपने इतने वीडियोस, इतने गानों में आप इतने बड़े बड़े आइकन्स के साथ काम कर चुके हैं। पर ये हर किसी के साथ तो ये संभव नहीं है, और ये एक दुर्लभ मतलब उपलब्धि है एक ही जीवन में हासिल करने के हिसाब से। तो वो एक चीज़ मतलब लोगों को ज़रूर मोटिवेट करती होगी, या कुछ लोगों को डीमोटिवेट भी करती होगी कि मैं चाह रहा हूँ सुर की साधना करने के लिए, लेकिन फिर मेरा जीवन कैसे चलेगा। जी, ये माँ सरस्वती का वाद्य है। जीवन कैसे चलेगा या फिक्र मत करिए, आप सब्जेक्ट को मांझते जाइए, आपको इससे कुछ ना कुछ मिलेगा। नहीं तो बीच में मत रहिए, नहीं तो इसको आप हॉबी के हिसाब से सीखिए, प्रोफेशन दूसरा रखिए, वो बेस्ट है। डोंट बिकम मीडियोकर। हाँ, ये सही है। मैं मीडियोकर का रिस्पेक्ट नहीं करता हूं। आई एम सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। मीडियोकर बनने से अच्छा है आप ये काम मत करो। आप हॉबी, क्योंकि हॉबी के लिए मन का खुराक तो चाहिए ना। आप इंजीनियर भी हो तो रात को आके आपको कुछ तो संगीत चाहिए, संगीत के बिना तो आप पागल हो जाएंगे। तो आप शौक से बजाइए ना, आप इसको फुल टाइम क्यों लेते हैं? अननेसेसरीली आप क्राउड क्रिएट कर रहे हैं। इससे अच्छा कोई अच्छा बजाता है उसको काम में ले तो ज़्यादा अच्छा है। तो मैं चाहता हूं जो सीखे वो ठीक से सीखे, ये मेरा मैसेज है। अभी जो युवा बांसुरी वादक हैं हिंदुस्तान में, उनमें से आपको किस में संभावना नज़र आ रही है? प्रवीण गोलखिंडी में बहुत संभावना नज़र आती है। वो बहुत अच्छा बजाता है और मुझे फॉलो भी करता है, मुझे मानता है। और उसलिए नहीं कि मुझे मानता है मैं उसका नाम ले रहा हूँ। राकेश भी है, रूपक कुलकर्णी भी है, और राजेंद्र प्रसन्ना जी तो दिल्ली के हैं ही। और ये सब में राजेंद्र प्रसन्ना जी तो संभावनाएं क्या, वो तो सीनियर है, उनका बहुत योगदान भी है। तो और योगदान उनका हरदम माना जाएगा, क्योंकि हरिप्रसाद चौरसिया जी जैसे बड़े कलाकार भी उन्हीं के घर सीखे हैं, राजेंद्र प्रसन्ना जी के घर, अजय प्रसन्ना जी के घर। तो ये इस फैमिली का योगदान है, भूला नहीं जा सकता। और जो डिजिटल एज का एक प्रेशर है, बिकॉज अब इलेक्ट्रॉनिक म्यूज़िक खूब है और अब वो बहुत क्लोज है, मतलब लाइव इंस्ट्रूमेंट्स की म्यूज़िक, उसमें फ़र्क करना मतलब आप लोग शायद कर लेते होंगे क्योंकि आप लोग आर्टिस्ट हैं, लेकिन एक आम हमारे जैसे लेमन के लिए मतलब हम नहीं बता पाएंगे कि ये उन्होंने इलेक्ट्रॉनिकली जनरेट किया है या फिर किसी आर्टिस्ट ने बजाया है। क्या इसको भी आप एक वरीसम मतलब चीज़ है आपके लिए? ये इलेक्ट्रॉनिकली कितना भी कर लिया जाए, मगर इसकी जगह कोई ले नहीं सकता, क्योंकि बांस की जो आवाज़ है वो है धरती की आवाज़। क्योंकि इसमें कोई तार नहीं है, देखिए कोई खूंटी नहीं है, कोई तुम्बा नहीं है, जैसे जंगल से आई वैसे बना दी गई, बस सुराग किए हैं उसमें बस। तो इसका कौन जगह ले सकता है आप बताइए? कोई नहीं, कोई इसका जगह नहीं ले सकता। इसीलिए बांसुरी बांसुरी रहेगी हरदम। चलिए, ऑन दैट नोट हमारे दर्शक ज़रूर इस बात की शिकायत करेंगे कि बहुत सारी बातें निखिल ने नहीं की हैं रोनोदा के साथ में, और वो बड़ी मुश्किल से तो उनका समय आपको मिलता है, लेकिन समय की भी पाबंदी होती है और कुछ बातें हमें लगता है कि अगली बार के लिए भी जी छोड़नी चाहिए। लेकिन एक मेरा आग्रह है कि इस इंटरव्यू का जो अंत हो, मैं चाहता हूँ कि यदि आप अलाउ करें तो वैष्णव जन से हम चाहते हैं कि आप करें। अच्छा, मैं बड़ी बांसुरी बजाता हूँ, वो बहुत भावनात्मक है।
बहुत बहुत धन्यवाद अरुणदा, आप हमारे स्टूडियो में पधारे। और इस वादे के साथ हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि ठंड के दिनों में अक्सर ऐसा होता है कि आपका दिल्ली आना होता है। जी। आपकी अगली यात्रा में आपसे थोड़ा और समय लेके बची हुई बातें हम आपसे करेंगे और वो भी हमारे दर्शकों तक पहुंचाएंगे। इस वादे के साथ हम इस बातचीत को विराम देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दर्शकों का जिन्होंने इस पेशकश को देखा, और आपका भी आभार दादा। आप थैंक यू, हमारे स्टूडियो थैंक यू निखिल भाई, नमस्कार। आनंद आया। मुझे तो बहुत वो से